16 संस्कार प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का संगम। मानव जीवन की यात्रा को पवित्र और सुसंस्कृत बनाने हेतु सनातन धर्म में 16 संस्कारों का विधान किया गया है। ये संस्कार गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के विभिन्न महत्वपूर्ण पड़ावों को चिह्नित करते हैं। ये केवल धार्मिक अनुष्ठान मात्र नहीं हैं, अपितु जीवन को व्यवस्थित, समृद्ध और अर्थपूर्ण बनाने वाले गहन वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक आधार भी रखते हैं। प्राचीन मनीषियों ने इन संस्कारों का सृजन करते समय गहन अवलोकन और अनुभव का उपयोग किया था, जिसके पीछे प्रायः ऐसे तार्किक और वैज्ञानिक कारण निहित थे, जिन्हें उस काल में आधुनिक शब्दावली में व्यक्त नहीं किया गया था। आज आधुनिक विज्ञान इन पारंपरिक प्रथाओं के पीछे के तर्कों को उद्घाटित कर रहा है, उनकी प्रासंगिकता को स्थापित कर रहा है और इस प्रकार प्राचीन ज्ञान एवं समकालीन शोध के मध्य एक सुदृढ़ सेतु का निर्माण कर रहा है। यह प्रतिवेदन इन 16 संस्कारों के पारंपरिक महत्व और उनके वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक आयामों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। 1. गर्भाधान संस्कार सृजन का प्रथम सोपान। गर्भाधान संस्कार 16 संस्कारों में सर्वप्रथम है, जिसका उद्देश्य श्रेष्ठ, स्वस्थ और संस्कारवान संतान की प्राप्ति है। यह केवल एक वैयक्तिक कृत्य नहीं, अपितु एक सामाजिक उत्तरदायित्व है, जिसके माध्यम से दंपति समाज को अपनी प्रजनन प्रवृत्ति से अवगत कराते हैं। पारंपरिक रूप से पति पत्नी से अपेक्षा की जाती है कि वे एकांत मिलन के समय वासनात्मक मनोभावों से परे होकर मन ही मन आदर्शवादी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें, ताकि इन सकारात्मक विचारों की मानसिक छाप गर्भस्थ शिशु की मनोभूमि पर अंकित हो सके। आधुनिक विज्ञान भी इस प्राचीन मान्यता की पुष्टि करता प्रतीत होता है। एपिजेनेटिक्स के क्षेत्र में हुए शोध यह दर्शाते हैं कि माता-पिता के गर्भाधान पूर्व अनुभव जैसे तनाव, शराब का सेवन या असंतुलित आहार उनकी प्रजनन कोशिकाओं, अंडे और शुक्राणु में एपिजेनेटिक विनियमन को परिवर्तित कर सकते हैं। यह परिवर्तन संतान के एपिजेनेटिक मेकअप और उसके भविष्य के व्यवहार तथा स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकता है। गर्भावस्था के दौरान प्रतिकूल पर्यावरणीय घटनाओं का भ्रूण के विकास और दीर्घकालिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण परिणाम हो सकता है, जिसे भ्रूण प्रोग्रामिंग, फेटल प्रोग्रामिंग की अवधारणा से समझा जा सकता है। इस प्रकार गर्भाधान संस्कार में दंपति की मानसिक तैयारी और सकारात्मक मनोभाव रखने का विधान श्रेष्ठ गुणों वाली, स्वस्थ और चरित्रवान संतान प्राप्ति के उद्देश्य से किए गए संभोग को प्रजनन विज्ञान के आध्यात्मिक और सामाजिक मार्गदर्शन के रूप में देखा जा सकता है। यह अवलोकन किया जा सकता है कि पारंपरिक गर्भाधान संस्कार में मन ही मन आदर्शवादी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना और वासनात्मक मनोभाव न रखने पर बल दिया गया है। यह सीधे तौर पर आधुनिक एपिजेनेटिक्स और भ्रूण प्रोग्रामिंग के सिद्धांतों से जुड़ता है। यदि माता-पिता गर्भाधान के समय सकारात्मक और शांत मनस्थिति में होते हैं, तो यह उनके रजवीर्य की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है, जिससे संतान के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह दर्शाता है कि प्राचीन भारतीय ऋषियों ने बिना आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों के मानव विकास के सूक्ष्म पहलुओं को गहराई से समझा था। उनका ज्ञान केवल धार्मिक नहीं, अपितु एक प्रकार का अनुभवात्मक विज्ञान था, जो पीढ़ीगत स्वास्थ्य और चरित्र निर्माण के महत्व को पहचानता था। यह संस्कार केवल एक धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि एक सुनियोजित प्रजनन विज्ञान प्रशिक्षण था। 2. पुंसवन संस्कार गर्भस्थ शिशु का सशक्तिकरण। पुंसवन संस्कार गर्भधारण के तीसरे माह के भीतर संपन्न किया जाता है। इसका मुख्य प्रयोजन गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास को उत्तम बनाना और उसे सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करना है। यद्यपि कुछ मान्यताएं इसे पुत्र प्राप्ति की कामना से जोड़ती हैं, इसका व्यापक लक्ष्य स्वस्थ एवं उत्तम संतति को जन्म देना है।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह समय भ्रूण के मस्तिष्क के तीव्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। गर्भ में बच्चे का लगभग 80% मस्तिष्क गर्भावस्था के दौरान ही विकसित हो जाता है। भ्रूण गर्भ में ही सुनने, सीखने, प्रसन्न होने और दुखी होने की क्षमता रखता है। गर्भावस्था के तीसरे महीने तक भ्रूण एक जीव से पूर्ण विकसित भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें विशिष्ट चेहरे की विशेषताएं, अंग, हड्डियां और मांसपेशियां विकसित होती हैं। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी जैसी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की संरचनाएं भी इसी अवधि में बनना प्रारंभ हो जाती हैं। गर्भावस्था के दौरान मस्तिष्क का विकास प्रति मिनट लगभग 2,50,000 तंत्रिका कोशिकाओं की असाधारण दर से होता है। मां का मानसिक स्वास्थ्य शिशु के विकास पर गहरा प्रभाव डालता है। शोध बताते हैं कि मातृ तनाव से भ्रूण के मस्तिष्क के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में असामान्य विकास हो सकता है। तनाव हार्मोन कोर्टिसोल का बढ़ा हुआ स्तर समय से पहले प्रसव, बच्चे के कम वजन और अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD जैसी व्यवहार संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है। पुंसवन संस्कार में गर्भवती महिला को सकारात्मक जीवन और संतुलित दिनचर्या का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें ध्यान, योग और प्राणायाम शामिल हैं। ये अभ्यास तनाव को कम करने और सामान्य प्रसव में सहायक सिद्ध होते हैं। पारंपरिक रूप से बरगद की छाल का उपयोग गर्भपात रोकने और गर्भधारण में सहायक माना गया है। यह देखा जा सकता है कि पुंसवन संस्कार गर्भ के दूसरे-तीसरे माह में होता है, जो भ्रूण के तीव्र मस्तिष्क विकास का महत्वपूर्ण समय है। इस दौरान मां को सकारात्मक जीवन और संतुलित दिनचर्या का प्रशिक्षण देना, ध्यान योग कराना और गर्भ संवाद जैसी प्रथाएं मां के तनाव को कम करती हैं। यह दर्शाता है कि प्राचीन भारतीय परंपरा ने गर्भावस्था के प्रारंभिक चरण में ही शिशु के न्यूरोमनोवैज्ञानिक विकास के लिए एक संरचित हस्तक्षेप प्रणाली विकसित की थी। यह आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के प्रारंभिक हस्तक्षेप और मातृ मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर केंद्रित शोध से पूरी तरह मेल खाता है। संस्कार का उद्देश्य केवल शारीरिक नहीं, बल्कि बच्चे के भावात्मक और बौद्धिक नींव को मजबूत करना था। 3. सीमंतोन्नयन संस्कार, मां और शिशु का मंगल कामना। सीमंतोन्नयन संस्कार, जिसे गोद भराई के नाम से भी जाना जाता है, गर्भधारण के 6ठे या 8वें महीने में संपन्न किया जाता है। इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य गर्भवती स्त्री का मन प्रसन्न रखना, उसे अमंगलकारी शक्तियों से बचाना और गर्भस्थ शिशु के लिए दीर्घायु तथा ऐश्वर्य की कामना करना है। इस अवसर पर गर्भवती मां को सात्विक और पौष्टिक भोजन जैसे शुद्ध घी की खिचड़ी खिलाई जाती है और परिवार के सदस्य यह कामना करते हैं कि वे भविष्य में भी मां को पौष्टिक भोजन प्रदान करते रहेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गोद भराई समारोह गर्भवती मां के लिए एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक संबल प्रदान करता है। यह उत्सव मां में खुशी, अपनेपन और प्रियजनों से समर्थन की भावना उत्पन्न करता है, जिससे तनाव कम होता है, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है तथा एक सहायक सामुदायिक वातावरण को बढ़ावा मिलता है। गर्भावस्था के दौरान सामाजिक समर्थन, विशेषकर पति और परिवार से प्राप्त होने वाला समर्थन, मां में अवसाद, मानसिक तनाव और चिंता विकारों को कम करने में सहायक होता है। यह प्रसवोत्तर अवसाद के जोखिम को भी कम करता है और माता-पिता बच्चे के रिश्ते को बेहतर बनाता है। तीसरी तिमाही में गर्भावस्था संबंधी चिंता, प्रेगनेंसी रिलेटेड एंजाइटी PRA की व्यापकता 24.6% तक बढ़ जाती है और सामाजिक समर्थन की कमी इस चिंता से जुड़ी हुई पाई गई है। मां का आहार, विशेषकर तीसरी तिमाही में, शिशु के स्वभाव और व्यवहारिक परिणामों को प्रभावित कर सकता है। उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थों का सेवन शिशु में मानसिक स्वास्थ्य विकारों के जोखिम से जुड़ा हुआ पाया गया है। गर्भावस्था के दौरान पर्याप्त पोषण भ्रूण के मस्तिष्क के विकास के लिए महत्वपूर्ण है
और पोषक तत्वों की कमी मस्तिष्क दोषों तथा न्यूरोसाइकियाट्रिक विकारों से जुड़ी है। सीमंतोन्नयन में पौष्टिक भोजन पर जोर मां और बच्चे दोनों के बल और गुणों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त गर्भावस्था के दौरान सुखदायक संगीत सुनना न केवल मां को शांति प्रदान करता है, बल्कि यह गर्भ में पल रहे बच्चे के मानसिक विकास में भी सहायक होता है। बच्चा लयबद्ध ध्वनि तरंगों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे उसके संज्ञानात्मक कौशल और श्रवण इंद्रियां उत्तेजित होती हैं। मां की भावनाओं का सीधा असर गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। अतः मां को वही संगीत सुनना चाहिए जो उसे खुशी और शांति दे। सीमंतोन्नयन संस्कार, जिसे गोद भराई भी कहते हैं, मां को सामाजिक समर्थन प्रदान करने का एक औपचारिक तरीका है। शोध बताते हैं कि गर्भावस्था के दौरान सामाजिक समर्थन मां के तनाव, चिंता और अवसाद को कम करता है। मां का भावनात्मक स्वास्थ्य सीधे शिशु के मस्तिष्क विकास को प्रभावित करता है। यह संस्कार एक मनोवैज्ञानिक कवच के रूप में कार्य करता है, जो मां को गर्भावस्था की चुनौतियों से निपटने में मदद करता है। यह केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि एक सुविचारित सामाजिक मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप है जो मां के तनाव को कम करके अप्रत्यक्ष रूप से शिशु के स्वस्थ न्यूरो डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। यह प्राचीन समाजों की उस समझ को दर्शाता है कि व्यक्तिगत कल्याण सामुदायिक समर्थन से अविभाज्य है। 4. जातकर्म संस्कार, नवजात का प्रथम स्वागत। जातकर्म संस्कार शिशु के जन्म के तुरंत बाद नालच्छेदन से पूर्व किया जाता है। इस संस्कार में शिशु को स्नान कराना, उसे शहद और घी चटाना, स्तनपान कराना और विशेष मंत्रों का उच्चारण करना शामिल होता है। इसका मुख्य उद्देश्य शिशु को स्वस्थ, बलशाली और मेधावी बनाना तथा गर्भकाल के दौरान हुए दोषों को दूर करना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नवजात शिशु को स्नान कराना और उसके मुख को साफ करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गर्भ में शिशु सांस नहीं लेता और उसके मुख में कफ भरी हो सकती है। नवजात की उचित स्वच्छता, जैसे नियमित स्नान और उसके सामान की सफाई, उसे रोगाणुओं और बैक्टीरिया से बचाने में सहायक होती है। पारंपरिक रूप से शहद और घी चटाने से पाचन तंत्र मजबूत होने और मेधा शक्ति बढ़ने की मान्यता है। हालांकि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार 1 साल से कम उम्र के बच्चों को शहद देना असुरक्षित है, क्योंकि इसमें बोटुलिज्म बैक्टीरिया हो सकता है, जिससे नवजात का अविकसित पाचन तंत्र निपट नहीं पाता। 6 महीने तक शिशु के लिए केवल मां का दूध ही सुरक्षित और संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। जन्म के समय शिशु की सभी 5 इंद्रियां दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद, स्पर्श मौजूद होती हैं, यद्यपि दृष्टि सबसे कम विकसित होती है। नवजात कोमल स्पर्श पसंद करते हैं और उन्हें गोद में लेने से वे सुरक्षित महसूस करते हैं तथा उनका विकास बेहतर होता है। मां की आवाज को पहचानना और मां के दूध की गंध के प्रति प्राथमिकता शिशु के प्रारंभिक संवेदी विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रारंभिक मातृ शिशु बंधन शिशु के स्वास्थ्य और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जातकर्म संस्कार में नवजात को शहद और घी चटाने की पारंपरिक प्रथा है। हालांकि आधुनिक चिकित्सा संगठन जैसे CDC और IAP 1 साल से कम उम्र के बच्चों को शहद न देने की सलाह देते हैं, क्योंकि इसमें बोटुलिज्म का खतरा होता है। यह एक स्पष्ट विरोधाभास प्रस्तुत करता है। यह दर्शाता है कि प्राचीन संस्कारों को आधुनिक संदर्भ में लागू करते समय हमें वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर कुछ प्रथाओं का पुनर्मूल्यांकन और अनुकूलन करना पड़ सकता है। संस्कार का मूल उद्देश्य शिशु का स्वास्थ्य और मेधा महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे प्राप्त करने के तरीके समय के साथ वैज्ञानिक समझ के अनुसार विकसित हो सकते हैं। यह हमें परंपरा और विज्ञान के बीच एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता सिखाता है। 5. नामकरण संस्कार, पहचान का आधार।
नामकरण संस्कार शिशु के जन्म के 10वें से 12वें दिन के मध्य सूतक की निवृत्ति के उपरांत किया जाता है। इस संस्कार में शिशु का नाम उसके जन्म नक्षत्र के अनुसार रखा जाता है और इस अवसर पर परिवार का प्रत्येक सदस्य उपस्थित होता है। ऐसी मान्यता है कि शिशु को जिस नाम से पुकारा जाता है उसमें उन गुणों की अनुभूति होने लगती है और नाम की सार्थकता बनी रहे, इसलिए एक अर्थपूर्ण नाम का चयन किया जाता है। वैज्ञानिक विश्लेषण से ज्ञात होता है कि नाम व्यक्ति की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और इसका गहरा प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और दूसरों के साथ संबंधों पर पड़ता है। एक सकारात्मक और अर्थपूर्ण नाम व्यक्ति को आत्मविश्वास और सकारात्मक भावनाओं से भर सकता है, जबकि एक नकारात्मक या अनुपयुक्त नाम व्यक्ति में कम आत्मविश्वास उत्पन्न कर सकता है। नाम व्यक्ति की पहली छाप को भी प्रभावित करता है, जिससे वह दूसरों के लिए अधिक आकर्षक या स्वीकार्य बन सकता है। नामकरण समारोह बच्चे को परिवार और समुदाय में औपचारिक रूप से स्वागत करने का एक अवसर है, जो सामाजिक बंधन और अपनेपन की भावना को मजबूत करता है। यह समारोह बच्चे के सहायक वयस्कों जैसे गॉड पेरेंट्स को पहचानने का भी अवसर प्रदान करता है, जो बच्चे को भावनात्मक और व्यावहारिक समर्थन दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों को सामाजिक एटिकेट सिखाना और दूसरों का सम्मान करना उनमें आत्मविश्वास विकसित करने और समाज में एक अच्छी पहचान बनाने में सहायक होता है। नामकरण संस्कार केवल एक लेबल देने से कहीं अधिक है। यह शिशु की पहचान को औपचारिक रूप से स्थापित करता है। मनोविज्ञान बताता है कि नाम का व्यक्ति के आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। समारोह के माध्यम से बच्चे को समुदाय में स्वीकार किया जाता है, जो सामाजिक विकास की पहली सीढ़ी है। यह संस्कार बच्चे के स्व की अवधारणा, सेल्फ कॉन्सेप्ट के निर्माण में एक प्रारंभिक और महत्वपूर्ण कदम है। नाम के माध्यम से गुणों का आरोपण, जैसा कि पारंपरिक रूप से माना जाता है, एक प्रकार का स्वपूर्ति भविष्यवाणी, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हो सकता है, जहां व्यक्ति अपने नाम के अर्थ के अनुरूप बनने का प्रयास करता है। यह सामाजिक पहचान और आत्मछवि के मनोवैज्ञानिक महत्व को रेखांकित करता है, जो बच्चे के भविष्य के सामाजिक व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य की नींव रखता है। 6. निष्क्रमण संस्कार, बाहरी दुनिया से परिचय। निष्क्रमण संस्कार शिशु के जन्म के चौथे महीने में किया जाता है। इस संस्कार के अंतर्गत शिशु को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है और उसे सूर्य तथा चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य शिशु को सूर्य के तेज और चंद्रमा की शीतलता से अवगत कराना, उसे तेजस्वी और विनम्र बनाना तथा उसे पंचभूतों अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश के संपर्क में लाना है। वैज्ञानिक विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि शिशु को सूर्य के प्रकाश में लाने से उसे विटामिन डी प्राप्त होता है, जो उसकी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने, प्रतिरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने और समग्र शारीरिक मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि केवल सूरज की रोशनी बच्चों के विटामिन डी की जरूरतों को पूरी तरह से पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है और कुछ मामलों में पूरक सप्लीमेंट की आवश्यकता भी पड़ सकती है। बाहरी वातावरण में रहना बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिशु बाहरी शोर, गंध और अनुभवों को आत्मसात करते हैं, जिससे उनके मस्तिष्क में सिनेप्स तंत्रिका संबंध तेजी से बनते हैं। प्रकृति के संपर्क में आने से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर होता है, उन्हें ताजी हवा मिलती है और वे तनाव कम करते हैं। यह प्रारंभिक भाषा विकास और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देता है। 3 माह तक शिशु का शरीर बाहरी वातावरण जैसे तेज धूप या तेज हवा के अनुकूल नहीं होता है, इसलिए उसे बहुत सावधानी से घर में रखा जाता है। चौथे महीने तक शिशु का शरीर बाहरी वातावरण के लिए अधिक अनुकूल हो जाता है।
नवजात शिशुओं की प्रतिरक्षा प्रणाली संवेदनशील होती है और बाहरी वातावरण से संक्रमण का खतरा अधिक होता है। जन्म के समय नवजात शिशुओं में सर्कैडियन रिदम, दैनिक नींद चक्र विकसित नहीं होता है। दिन रात के चक्र और प्रकाश में बदलाव के संपर्क में आने से सर्कैडियन रिदम 2 से 3 महीने में उभरना शुरू होता है और पहले वर्ष के बाद पूरी तरह से विकसित होता है। निष्क्रमण संस्कार शिशु को चौथे महीने में बाहरी वातावरण में लाने का विधान करता है। यह उस समय के साथ मेल खाता है जब शिशु की प्रतिरक्षा प्रणाली बाहरी दुनिया के लिए अधिक तैयार होती है और उसका सर्कैडियन रिदम विकसित होना शुरू होता है। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी प्रदान करता है और प्रकृति से संपर्क संवेदी और संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देता है। यह संस्कार शिशु के लिए एक नियंत्रित पर्यावरणीय संक्रमण का प्रतिनिधित्व करता है। यह अचानक बाहरी दुनिया में धकेलने के बजाय एक सुरक्षित और संरचित तरीके से उसे नए उत्तेजनाओं, प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श से परिचित कराता है, जिससे उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली धीरे धीरे मजबूत होती है और उसका जैविक घड़ी बाहरी वातावरण के साथ तालमेल बिठाती है। यह बच्चे के समग्र अनुकूलन और विकास के लिए एक प्राचीन संवेदी एकीकरण चिकित्सा के समान है। 7. अन्नप्राशन संस्कार, ठोस आहार की शुरुआत। अन्नप्राशन संस्कार शिशु को पहली बार अन्न ग्रहण कराने से संबंधित है। यह शिशु के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसमें वह तरल आहार से ठोस आहार की ओर अग्रसर होता है। इस संस्कार के दौरान विशेष मंत्रों के उच्चारण के साथ शिशु को पहली बार चावल या खीर खिलाई जाती है और परिवारजन उसके सुखद तथा समृद्ध भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं। वैज्ञानिक विश्लेषण दर्शाता है कि शिशु के शरीर की वृद्धि के साथ उसे पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि केवल मां के दुग्ध से उसकी पोषण संबंधी आवश्यकताएं पूर्णतः तृप्त नहीं हो पाती। शिशु के पाचन तंत्र और पेट का विकास गर्भावस्था के 5वें सप्ताह में प्रारंभ होता है और तीसरी तिमाही तक परिपक्व होता रहता है। लगभग 6 महीने की उम्र के आसपास शिशु की ऊर्जा और पोषक तत्वों की आवश्यकता स्तनपान से अधिक होने लगती है और इस बिंदु पर पूरक आहार आवश्यक हो जाते हैं। 4 महीने की आयु से पहले ठोस आहार देने की सिफारिश नहीं की जाती है, क्योंकि शिशु इस उम्र में आसानी से ठोस आहार निगल नहीं सकते। अन्नप्राशन संस्कार बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देता है, उसके पाचन तंत्र को मजबूत करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। 6 से 8 महीने के बच्चों को कम से कम 2 बार पूरक आहार देना चाहिए, जिसमें अनाज, दाल, सब्जियां, दूध उत्पाद और अंडे जैसे विभिन्न खाद्य समूह शामिल हों। लोहे से भरपूर आहार जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां लाल रक्त कोशिकाओं RBC के विकास को बढ़ावा देता है, जो मस्तिष्क के विकास के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरे महीने में बच्चे में स्वाद और गंध को पहचानने की क्षमता विकसित हो जाती है। वे मीठी चीजें पसंद करते हैं, जबकि कड़वी चीजें नापसंद करते हैं। अन्नप्राशन संस्कार ठोस आहार की शुरुआत को चिह्नित करता है। यह उस समय किया जाता है जब शिशु का पाचन तंत्र पर्याप्त रूप से विकसित हो चुका होता है और उसकी पोषण संबंधी आवश्यकताएं केवल मां के दूध से पूरी नहीं हो पाती। यह समारोह बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास, पाचन तंत्र की मजबूती और रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि पर जोर देता है। यह संस्कार शिशु के शारीरिक विकास के एक महत्वपूर्ण चरण को सामाजिक और धार्मिक मान्यता प्रदान करता है। यह केवल भोजन का परिचय नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित पोषण संबंधी संक्रमण है जो बच्चे के शारीरिक विकास के साथ साथ परिवार और समुदाय के माध्यम से उसे भावनात्मक और सामाजिक पोषण भी प्रदान करता है। यह प्राचीन समाजों की उस समझ को दर्शाता है कि बच्चे का विकास केवल जैविक नहीं, बल्कि एक समग्र सामाजिक प्रक्रिया है। 8.
चूड़ाकर्म मुंडन संस्कार शुद्धि और नवोन्मेष। चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार शिशु के जन्म के पहले वर्ष के अंत में या तीसरे, पांचवें या सातवें वर्ष की समाप्ति से पहले किया जाता है। पारंपरिक मान्यता है कि जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तब उसके सिर के बालों में कई कीटाणु और बैक्टीरिया लगे होते हैं जो साधारण तरीके से धोने से नहीं निकलते। अतः एक बार बच्चे का मुंडन करना आवश्यक माना जाता है। यह संस्कार बल, आयु, आरोग्य और तेज की वृद्धि के लिए किया जाता है तथा गर्भावस्था की अशुद्धियों को दूर कर मानवतावादी आदर्शों को प्रतिस्थापित करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मुंडन से सिर की त्वचा और बालों की बेहतर सफाई होती है, जिससे कीटाणु और बैक्टीरिया के प्रजनन को रोका जा सकता है। यह सिर की त्वचा पर होने वाले फोड़े, फुंसी और अन्य संक्रमणों से बचाव में सहायक हो सकता है। हालांकि मुंडन के दौरान स्वच्छता और सावधानी बरतना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिशु की त्वचा नाजुक होती है और संक्रमण का खतरा रहता है। मुंडन कराने से बच्चे के शरीर का तापमान सामान्य हो जाता है, जिससे दिमाग और सिर ठंडा रहता है, खासकर गर्मी के दिनों में। शिशुओं का थर्मोरेगुलेशन सिस्टम अपरिपक्व होता है और उनके सिर के माध्यम से काफी गर्मी निकलती है। दांत निकलते समय होने वाला सिरदर्द और तालू का कांपना भी मुंडन से कम हो सकता है। यह एक आम धारणा है कि मुंडन करवाने से बाल घने और मजबूत आते हैं। हालांकि वैज्ञानिक शोधों के अनुसार मुंडन से बालों की ग्रोथ या घनापन पर कोई खास असर नहीं पड़ता। बालों की जड़ें, हेयर फॉलिकल्स त्वचा के नीचे होती हैं और शेविंग से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बालों की बनावट और विकास पूरी तरह जेनेटिक्स और पोषण पर निर्भर करते हैं। सिर पर सूर्य के प्रकाश, विटामिन डी के पड़ने से कोशिकाएं जागृत होकर खून का प्रसारण अच्छी तरह कर पाती हैं, जिससे भविष्य में आने वाले बाल बेहतर होते हैं। मुंडन संस्कार के पीछे स्वच्छता और सिर को ठंडा रखने जैसे वास्तविक स्वास्थ्य लाभ हैं। हालांकि बालों के घने होने जैसी कुछ मान्यताएं वैज्ञानिक रूप से समर्थित नहीं हैं। यह केवल एक भ्रम है, क्योंकि नए बाल सिरे पर मोटे लगते हैं। यह दर्शाता है कि कई पारंपरिक प्रथाओं के पीछे ठोस व्यावहारिक या स्वास्थ्य संबंधी कारण होते हैं, भले ही उनकी व्याख्या समय के साथ लोकवैज्ञानिक सिद्धांतों से जुड़ गई हो। संस्कार का वास्तविक मूल्य उसके अंतर्निहित लाभों में है, न कि उसकी शाब्दिक व्याख्या में। यह हमें प्राचीन प्रथाओं का आलोचनात्मक लेकिन सम्मानजनक विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करता है, ताकि उनके वास्तविक लाभों को पहचाना जा सके और भ्रामक धारणाओं को दूर किया जा सके। 9. कर्णवेध संस्कार, श्रवण और स्वास्थ्य का संतुलन। कर्णवेध संस्कार बालक के 6 माह से लेकर 16वें माह तक या 3-5 आदि विषम वर्षों में किया जाता है। इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य बालक की शारीरिक व्याधि से रक्षा करना और उसे पूर्ण स्त्रीत्व एवं पुरुषत्व की प्राप्ति के उद्देश्य से कराया जाता है। कानों में कुंडल धारण करना सौंदर्य बोध का भी परिचायक माना जाता है। वैज्ञानिक विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि कान के निचले हिस्से ईयर लोब्स में कई एक्यूप्रेशर बिंदु होते हैं, जो मस्तिष्क तक जाने वाली नसों में रक्त प्रवाह को प्रभावित करते हैं। कान छिदवाने से ये बिंदु उत्तेजित होते हैं, जिससे मस्तिष्क का बेहतर विकास होता है, आंखों की रोशनी ठीक रहती है और स्पष्ट सुनाई देता है। यह एकाग्रता, मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन में भी सहायक हो सकता है। कान श्रवण और संतुलन का अंग है, जो ध्वनि तरंगों को तंत्रिका आवेगों में बदलकर मस्तिष्क तक भेजता है, जहां उन्हें ध्वनि के रूप में महसूस किया जाता है। कान छिदवाने से श्रवण शक्ति में वृद्धि होती है और सुनने संबंधी बीमारियां दूर होती हैं। आयुर्वेद के अनुसार कान के बाहरी भाग में केंद्र का हिस्सा प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। कान छिदवाने से महिलाओं का मासिक धर्म भी सही और स्वस्थ बना रहता है।
शिशु की त्वचा नाजुक होने के कारण कान छेदने के लिए 2 साल की उम्र को उचित माना जाता है, जब एलर्जी की संभावना कम होती है और बच्चा देखभाल की सावधानियों को समझ पाता है। संक्रमण से बचने के लिए स्वच्छता और उचित देखभाल अत्यंत महत्वपूर्ण है। कर्णवेध संस्कार में कान छेदने की प्रथा को एक्यूप्रेशर बिंदुओं की उत्तेजना से जोड़ा गया है, जिससे मस्तिष्क विकास, नेत्र ज्योति, श्रवण शक्ति और प्रजनन स्वास्थ्य जैसे कई लाभ होते हैं। यह पारंपरिक ज्ञान आधुनिक होलिस्टिक हेल्थ, समग्र स्वास्थ्य दृष्टिकोण से मिलता जुलता है। यह दर्शाता है कि प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में शरीर के ऊर्जा बिंदुओं की गहरी समझ थी, जिसे आज एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर के रूप में पहचाना जाता है। यह संस्कार केवल सौंदर्य या अंधविश्वास नहीं, अपितु एक प्रकार का निवारक स्वास्थ्य हस्तक्षेप था जो शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों को उत्तेजित करके समग्र कल्याण को बढ़ावा देता था। यह प्राचीन ज्ञान की उस क्षमता को उजागर करता है जो बिना उन्नत तकनीक के भी शरीर के आंतरिक तंत्रों को प्रभावित करने के तरीके जानता था। 10. विद्यारंभ संस्कार, ज्ञान की प्रथम सीढ़ी। विद्यारंभ संस्कार बालक बालिकाओं को औपचारिक शिक्षा से जोड़ने का प्रतीक है। यह ज्ञानार्जन से संबंधित है, जिसका अभिप्राय है कि बालक अब ज्ञान को अपने अंदर समाविष्ट करना प्रारंभ करे। इस संस्कार द्वारा बालक के मन में ज्ञान प्राप्ति के लिए उत्साह उत्पन्न किया जाता है और उसे एकाग्रता का महत्व समझाया जाता है। वैज्ञानिक विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि संज्ञानात्मक विकास बच्चे की सोचने, समझने, स्मरण करने, विचार करने और समस्या समाधान करने की शक्ति से संबंधित है। प्रारंभिक साक्षरता कार्यक्रम बच्चों में पढ़ने लिखने की क्षमता विकसित करते हैं, जिससे आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान को बढ़ावा मिलता है। यह शिक्षा का एक मूलभूत हिस्सा है जो भाषा के विकास में मदद करता है। अनुष्ठान, रिचुअल्स, मानव व्यवहार का एक सार्वभौमिक पहलू हैं जो कठोरता, औपचारिकता और दोहराव से चिह्नित होते हैं। ये अनुष्ठान प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, चिंता को कम करते हैं और कार्य के अर्थ को बढ़ाते हैं। विद्यारंभ संस्कार में गणेश और सरस्वती पूजन, पट्टी, दवात और लेखनी का पूजन तथा गुरु पूजन जैसे अनुष्ठान बच्चे के मन में ज्ञान के प्रति सम्मान, एकाग्रता और सीखने के लिए उत्साह पैदा करते हैं। यह एक पवित्र स्थान बनाता है जहां सीखने की प्रक्रिया को महत्व दिया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला 1889 में स्टेनले हॉल ने रखी थी। औपचारिक शिक्षा निर्धारित समय और स्थान पर प्राप्त की जाती है, जैसे विद्यालय में। बाल विकास में शुरुआती 8 साल, खासकर पहले 3 साल, देखभाल और ध्यान के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और इसका असर बच्चे के पूरे जीवन पर पड़ता है। विद्यारंभ संस्कार केवल अक्षर ज्ञान की शुरुआत नहीं है, बल्कि यह सीखने की प्रक्रिया को एक पवित्र अनुष्ठान में बदल देता है। मनोविज्ञान में अनुष्ठानों पर शोध बताता है कि वे चिंता कम करते हैं, प्रदर्शन सुधारते हैं और गतिविधि को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं। गणेश और सरस्वती पूजन से विवेक और मेधा की भावना का स्पर्श होता है और एकाग्रता का अभ्यास कराया जाता है। यह संस्कार बच्चे को औपचारिक शिक्षा के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करता है, सीखने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है और एकाग्रता जैसे महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ावा देता है। यह प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की उस गहरी समझ को दर्शाता है कि सीखने की प्रक्रिया केवल जानकारी का अधिग्रहण नहीं है, बल्कि एक समग्र अनुभव है जिसमें मानसिक स्थिति और अनुष्ठानों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह एक प्रकार का सीखने का संस्कार है। 11. उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार, ब्रह्मचर्य और आत्मानुशासन। उपनयन संस्कार, जिसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं, 16 संस्कारों में एक प्रमुख है।
इसमें बालक को जनेऊ धारण कराकर गुरु के सानिध्य में वेदों का अध्ययन आरंभ कराया जाता है। यह ज्ञान और धर्म के पथ पर चलने की शपथ का संकेत है, जो आत्मनियंत्रण और संयमित जीवन की प्रेरणा देता है। जनेऊ के 3 धागे सत्व, रज और तम गुणों तथा 3 ऋणों देवऋण, पितृऋण, कृषिऋण का प्रतीक माने जाते हैं। वैज्ञानिक विश्लेषण से ज्ञात होता है कि यह संस्कार आमतौर पर 8 से 16 वर्ष की आयु के बीच होता है, जो किशोरावस्था का महत्वपूर्ण चरण है। किशोरावस्था में मस्तिष्क का फ्रंटल लोब परिपक्व होता है, जिससे निर्णय लेने और समस्या समाधान की क्षमता बढ़ती है, लेकिन साथ ही जोखिम लेने की प्रवृत्ति भी आ सकती है। ब्रह्मचर्य का पालन मानसिक शांति, एकाग्रता और ऊर्जा के संरक्षण में मदद करता है, जिससे शारीरिक और मानसिक शक्ति मिलती है। यह हार्मोनल संतुलन बनाए रखने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी सहायक है। आत्मनियंत्रण और दृढ़ता किशोरावस्था में विकसित होने वाले महत्वपूर्ण कौशल हैं। गुरु शिष्य संबंध को भारतीय संस्कृति में सबसे पवित्र और सर्वोच्च माना गया है। यह संबंध केवल किताबी ज्ञान नहीं, अपितु शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक विकास को महत्व देता है। गुरु शिष्य को इंद्रिय निग्रह, दान, दया और मानव कल्याण की शिक्षा देते हैं, जिससे चरित्र निर्माण और नैतिक मूल्यों का विकास होता है। उपनयन संस्कार में गुरु गायत्री मंत्र की दीक्षा देते हैं। संस्कृत श्लोकों और मंत्रों का उच्चारण मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों को सक्रिय करता है, जिससे दिमाग शांत होता है और तनाव व अवसाद कम होता है। यह वेगस नर्व्स को उत्तेजित करता है, जो रिलैक्सिंग हार्मोन रिलीज करती है। उपनयन संस्कार किशोरावस्था 8 से 16 वर्ष में होता है, जो पहचान निर्माण और आत्मनियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि है। ब्रह्मचर्य और गुरु के सानिध्य में शिक्षा आत्मानुशासन, मानसिक स्पष्टता और ऊर्जा संरक्षण जैसे वैज्ञानिक लाभ प्रदान करते हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। यह संस्कार किशोरावस्था के तूफान और तनाव को प्रबंधित करने के लिए एक प्राचीन मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप है। यह युवा को वयस्कता की जिम्मेदारियों के लिए तैयार करता है, एक मजबूत नैतिक और बौद्धिक नींव रखता है और उन्हें समाज में एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में एकीकृत करता है। यह एक संक्रमण अनुष्ठान, राइट ऑफ पैसेज है, जो पहचान निर्माण और सामाजिक भूमिकाओं को समझने में मदद करता है। 12. वेदारंभ संस्कार, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रवेश। वेदारंभ संस्कार वेदों और आध्यात्मिक शिक्षा की शुरुआत से संबंधित है। शास्त्रों में ज्ञान को सर्वोपरि माना गया है और वेदारंभ के माध्यम से बालक ज्ञान को अपने अंदर समाविष्ट करना आरंभ करता है। प्राचीन काल में आचार्य शिष्यों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने और संयमित जीवन जीने की प्रतिज्ञा कराते थे, तभी वेदाध्ययन कराते थे। वैज्ञानिक विश्लेषण से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में वेद का ज्ञान स्मरण शक्ति पर आधारित था और मंत्रों को कंठस्थ किया जाता था। वेद मंत्रों को शुद्ध और संरक्षित रखने के लिए 11 प्रकार की पाठ विधियां, जैसे जटा पाठ, घना पाठ, विकसित की गईं, जो स्मृति शक्ति को बढ़ाती हैं और उच्चारण को शुद्ध बनाती हैं। कंठस्थीकरण मस्तिष्क को याद रखने का प्रशिक्षण देता है और संज्ञानात्मक गिरावट को रोकने में मदद करता है। यह न्यूरल प्लास्टिसिटी को बेहतर बनाता है और उच्च स्तरीय सोच व समस्या समाधान के लिए नींव बनाता है। नैतिक शिक्षा बालक में सद्गुणों और संस्कारों को विकसित करती है, जो उसके रहन-सहन, भविष्य और समाज के लिए लाभदायक सिद्ध होते हैं। यह व्यक्तिगत विकास, नैतिक मूल्यों की रक्षा और समाज के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। गुरु शिष्य संबंध के माध्यम से चरित्र निर्माण और धार्मिक सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होता है। संस्कृत श्लोक सुनने से मस्तिष्क के विभिन्न हिस्से सक्रिय होते हैं, जो अन्य भाषाओं के शब्दों या ध्वनियों से संभव नहीं हो पाता।
यह अल्जाइमर जैसी मानसिक बीमारियों के उपचार में भी सहायक हो सकता है और मस्तिष्क में देखने वाले स्थान को भी सक्रिय करता है। वेदारंभ संस्कार केवल धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन से कहीं अधिक है। यह स्मृति शक्ति के विकास, कंठस्थीकरण विधियां और नैतिक शिक्षा पर जोर देता है। संस्कृत श्लोकों का मस्तिष्क पर अद्वितीय सकारात्मक प्रभाव इस प्रक्रिया को और भी शक्तिशाली बनाता है। यह संस्कार एक समग्र ज्ञानार्जन प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है, जो केवल सूचना के संग्रह पर नहीं बल्कि मस्तिष्क की क्षमताओं, स्मृति, एकाग्रता को विकसित करने, नैतिक चरित्र को गढ़ने और एक विशेष भाषा, संस्कृत के न्यूरोसंज्ञानात्मक लाभों का उपयोग करने पर केंद्रित है। यह प्राचीन भारतीय शिक्षा की उस गहरी समझ को दर्शाता है कि ज्ञान का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं बल्कि एक सुसंस्कृत, नैतिक और बौद्धिक रूप से सक्षम व्यक्ति का निर्माण है जो समाज के लिए मूल्यवान हो। 13. केशांत संस्कार, विद्यार्थी जीवन का समापन। केशांत संस्कार गुरुकुल में वेद का ज्ञान प्राप्त करने के बाद आचार्य के सम्मुख संपन्न किया जाता था। इसे श्मश्रु संस्कार या गोदान संस्कार भी कहते हैं। यह गुरुकुल से विदाई लेने और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का उपक्रम है, जो शिष्य के युवावस्था में प्रवेश का प्रतीक है। यह संस्कार यह संदेश देता है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं, अपितु समाज और मानवता की सेवा भी है। वैज्ञानिक विश्लेषण से पता चलता है कि यह संस्कार किशोरावस्था के अंत या युवावस्था की शुरुआत में होता है, जब शारीरिक और हार्मोनल बदलाव चरम पर होते हैं। इस दौरान शारीरिक शक्ति बढ़ती है, जिससे आत्मविश्वास आता है, लेकिन साथ ही जोखिम लेने की प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है। मस्तिष्क के फ्रंटल लोब की परिपक्वता व्यवहार में बदलाव लाती है, जैसे निर्णय लेने और समस्या समाधान। केशों का त्याग, दाढ़ी और बाल काटना व्यक्तिगत ग्रूमिंग का हिस्सा है, जो किशोरावस्था में आत्मछवि और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सकारात्मक ग्रूमिंग आदतें किशोरों को आत्मविश्वास और पहचान की भावना विकसित करने में मदद करती हैं। यह आत्म देखभाल की नींव रखता है जो जीवन भर चलती है। संक्रमण के अनुष्ठान, राइट्स ऑफ पैसेज, वे सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण समारोह या अनुष्ठान हैं जो व्यक्ति के जीवन के एक चरण से दूसरे में संक्रमण को चिह्नित करते हैं, विशेष रूप से किशोरावस्था के दौरान। ये अनुष्ठान सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक भूमिकाओं का पता लगाने के अवसर प्रदान करके पहचान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे युवाओं को अपने समुदाय में अपना स्थान समझने और साझा मूल्यों व परंपराओं को सुदृढ़ करने में मदद करते हैं। बालों का त्याग, मुंडन, मृत्यु के बाद भी किया जाता है, जो अहंकार के त्याग और नई शुरुआत का प्रतीक है। केशांत संस्कार विद्यार्थी जीवन के समापन और गृहस्थ जीवन में प्रवेश का प्रतीक है, जिसमें केशों का त्याग शामिल है। यह किशोरावस्था के अंत में होने वाले शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आत्मछवि परिवर्तनों के साथ मेल खाता है। संक्रमण के अनुष्ठान के रूप में यह पहचान निर्माण और सामाजिक भूमिकाओं को समझने में मदद करता है। बालों का त्याग अहंकार के त्याग और एक नई पहचान अपनाने का प्रतीक हो सकता है। यह संस्कार एक प्रतीकात्मक विच्छेद है जो व्यक्ति को अपनी पिछली पहचान, एक विद्यार्थी के रूप में से अलग करता है और उसे एक नई सामाजिक भूमिका, एक गृहस्थ के रूप में के लिए तैयार करता है। यह ग्रूमिंग और आत्मछवि के मनोवैज्ञानिक महत्व को पहचानता है और यह दर्शाता है कि प्राचीन समाजों ने कैसे संरचित अनुष्ठानों के माध्यम से व्यक्तियों को जीवन के महत्वपूर्ण संक्रमणों को सफलतापूर्वक नेविगेट करने में मदद की। यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक रीसेट है। 14. समावर्तन संस्कार, गृहस्थ जीवन में प्रवेश। समावर्तन संस्कार शिक्षा पूर्ण कर घर वापसी और सामाजिक जिम्मेदारियों के लिए तैयारी का प्रतीक है।
यह ब्रह्मचर्य व्रत के समापन और विद्यार्थी जीवन के अंत का सूचक है, जो साधारणतया 25 वर्ष की आयु में होता है। इस संस्कार का उद्देश्य विस्तृत ज्ञान को सुनियोजित तरीके से ग्रहण करना, नैतिकता तथा चरित्र के मूल्यों से अवगत कराना और ब्रह्मचर्य के पालन का संकल्प दिलवाना है। वैज्ञानिक विश्लेषण से ज्ञात होता है कि कॉलेज से स्नातक होना युवा वयस्कों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो वयस्क भूमिकाएं अपनाने और समाज में चुनौतियों का सामना करने से जुड़ा है। स्नातक समारोह जीवन में अर्थ की भावना को बढ़ाता है, मनोवैज्ञानिक कल्याण में सुधार करता है और आत्म अवधारणा की एक बेहतर भावना को जन्म देता है। यह उपलब्धि की भावना, आत्मसम्मान और लचीलापन को बढ़ावा देता है। समावर्तन संस्कार व्यक्ति को आत्मनिर्भरता और सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए तैयार करता है। आत्मनिर्भरता राष्ट्र को सर्वोपरि बनाती है और व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ज्ञान का व्यावहारिक अनुप्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह माना जाता है कि जीवन किताबों में लिखी बातों से नहीं, अपितु व्यावहारिक ज्ञान से चलता है। यह संस्कार गुरु शिष्य संबंध के औपचारिक समापन को चिह्नित करता है, जहां शिष्य गुरु से आशीर्वाद प्राप्त कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। यह एक महत्वपूर्ण जीवन संक्रमण है, जो व्यक्ति को समाज में एक नया स्थान और पहचान देता है। समावर्तन संस्कार शिक्षा के समापन और गृहस्थ जीवन में प्रवेश का एक औपचारिक स्नातक समारोह है। आधुनिक शोध बताते हैं कि स्नातक समारोह जैसे मील के पत्थर जीवन में अर्थ की भावना, मनोवैज्ञानिक कल्याण और आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं। यह व्यक्ति को आत्मनिर्भरता और सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए तैयार करता है। यह संस्कार व्यक्ति को अकेलेपन से सामाजिकता की ओर ले जाता है, जहां उसे अपने ज्ञान का व्यावहारिक अनुप्रयोग करना होता है। यह केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि का उत्सव नहीं, बल्कि समाज में एक जिम्मेदार और उत्पादक सदस्य के रूप में व्यक्ति के एकीकरण का एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक और सामाजिक अनुष्ठान है। यह व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे बड़े सामाजिक संदर्भ से जोड़ने में मदद करता है। 15. विवाह संस्कार गृहस्थ धर्म का आरंभ। विवाह संस्कार पुरुष और स्त्री का पवित्र बंधन है, जिसे गृहस्थ धर्म का आरंभ माना जाता है। इस संस्कार में वर एवं वधू वेद मंत्रों के साथ जीवन पर्यंत साथ निभाने का वचन देते हैं और माता पिता व देवी देवताओं के आशीर्वाद से नए गृहस्थ जीवन का शुभारंभ करते हैं। विवाह को जीवन की अपूर्णता और खालीपन को दूर करके नई उमंगें और उत्साह भरने वाला माना जाता है। वैज्ञानिक विश्लेषण से पता चलता है कि सफल वैवाहिक संबंध संतुष्टि और दीर्घायु के मजबूत भविष्यवक्ता होते हैं। प्रतिबद्धता, कमिटमेंट रिश्तों में चुनौतियों का सामना करने, बलिदान करने और रिश्ते को प्राथमिकता देने की इच्छा को संदर्भित करती है। भावनात्मक अंतरंगता, साझा मूल्य और प्रभावी संचार एक मजबूत बंधन बनाने में महत्वपूर्ण हैं। विवाहित व्यक्तियों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे अवसाद और चिंता की संभावना कम होती है। परिवार समाज की रीढ़ है और बच्चों के लालन पालन, आध्यात्मिक विकास और सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पारिवारिक संरचना के अनुभव बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं, जिसमें पालन पोषण और आर्थिक संसाधनों का स्तर शामिल है। स्थिर पारिवारिक संरचनाएं बच्चों के बेहतर सामाजिक भावनात्मक विकास से जुड़ी हैं। भारतीय शादियों में निभाई जाने वाली रस्मों जैसे मेहंदी, हल्दी का वैज्ञानिक आधार है, जो शरीर, दिमाग और आत्मा के बीच पवित्र संबंध स्थापित करने का उद्देश्य रखती हैं। मेहंदी में शांतिदायक और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जो तनाव, सिरदर्द और संक्रमण से राहत देते हैं। हल्दी में औषधीय गुण होते हैं, जो त्वचा के बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं।
विवाह संस्कार केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि एक स्थिर सामाजिक इकाई का निर्माण है। शोध बताते हैं कि स्थिर वैवाहिक संबंध बेहतर मानसिक स्वास्थ्य और बच्चों के स्वस्थ विकास से जुड़े हैं। विवाह में प्रतिबद्धता और साझा जिम्मेदारियां व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देती हैं। यह संस्कार समाज की मूलभूत इकाई परिवार की स्थापना करता है, जो सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक मूल्यों के हस्तांतरण का प्राथमिक माध्यम है। यह केवल एक व्यक्तिगत सुख की खोज नहीं, बल्कि एक सामाजिक अनुबंध है जो मनोवैज्ञानिक स्थिरता, प्रजनन और अगली पीढ़ी के पालन पोषण के लिए एक सुरक्षित और सहायक वातावरण प्रदान करता है। यह प्राचीन समाजों की उस गहरी समझ को दर्शाता है कि व्यक्तिगत कल्याण और सामाजिक सुदृढ़ता एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। 16 अंत्येष्टि संस्कार जीवन चक्र का अंतिम पड़ाव। अंत्येष्टि संस्कार 16 संस्कारों में अंतिम है, जो मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार है। इसका उद्देश्य मृतक की आत्मा को शांति प्रदान करना और परिवार व समाज के लिए दुख साझा करने तथा मृतक को सम्मानित करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मृत्यु के बाद दाह संस्कार किया जाता है और राख को पवित्र जल में विसर्जित किया जाता है। वैज्ञानिक विश्लेषण दर्शाता है कि अंत्येष्टि संस्कार शोक मनाने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण समारोह है, जो उन्हें अपना प्यार, सम्मान और दुख व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। अनुष्ठान शोक प्रक्रिया के दौरान संरचना और अर्थ प्रदान करते हैं, भावनात्मक मुक्ति में सहायता करते हैं और शोक संतप्त व्यक्तियों के बीच सामाजिक समर्थन को बढ़ावा देते हैं। यह व्यक्तियों को अपने दुख को प्रबंधित करने, भावनाओं को संसाधित करने और नुकसान के बाद जीवन को समझने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। यह शोक के दौरान अकेलापन कम करता है और सामाजिक जुड़ाव बढ़ाता है। दाह संस्कार से यह लाभ होता है कि अगर मृतक को कोई गंभीर या संक्रामक बीमारी है, तो उसके फैलने का खतरा कम हो जाता है। मृत शरीर के जीवाणुओं को पूरी तरह निकालने के लिए दाह संस्कार किया जाता है। हिंदू धर्म में बालों को अहंकार का प्रतीक माना जाता है और मृत्यु के बाद मुंडन बालों का त्याग अहंकार के त्याग का प्रतीक है। कपाल क्रिया का विशेष स्थान है, जिससे मृत व्यक्ति की पुरानी स्मृतियां नष्ट हो जाती हैं और आत्मा को नया जन्म लेने में सहायता मिलती है। एक दाह संस्कार से लगभग 535 पाउंड को 2 का उत्सर्जन होता है, जो एक औसत गैस चालित वाहन द्वारा 980 किलोमीटर की यात्रा के बराबर है। जीवाश्म ईंधन के दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक पदार्थ भी उत्सर्जित होते हैं। अंत्येष्टि संस्कार केवल मृतक को विदाई देने की प्रथा नहीं है, बल्कि यह शोक संतप्त व्यक्तियों के लिए एक गहन मनोवैज्ञानिक उपचार प्रक्रिया है। यह संरचना, अर्थ और सामाजिक समर्थन प्रदान करके भावनात्मक मुक्ति में मदद करता है। साथ ही दाह संस्कार संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने में एक व्यावहारिक सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय भी है। यह संस्कार जीवन के अंतिम पड़ाव को एक सामूहिक उपचार अनुष्ठान में बदल देता है, जहां व्यक्ति अपने दुख को साझा करते हैं और नुकसान को स्वीकार करते हैं। यह प्राचीन समाजों की उस दूरदर्शिता को दर्शाता है, जिसने न केवल आध्यात्मिक मुक्ति पर ध्यान केंद्रित किया, बल्कि समुदाय के मानसिक स्वास्थ्य और स्वच्छता को भी सुनिश्चित किया। पर्यावरण पर इसके प्रभाव आधुनिक चिंता का विषय हैं, जो भविष्य में इस संस्कार के अनुकूलन की आवश्यकता को इंगित करते हैं। निष्कर्ष: 16 संस्कार मानव जीवन के प्रत्येक चरण को वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ करते हैं। ये प्राचीन भारतीय ज्ञान की दूरदर्शिता और आधुनिक विज्ञान के साथ उसके सामंजस्य को रेखांकित करते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ये संस्कार केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, अपितु मानव विकास के लिए एक व्यापक, समयसिद्ध मार्गदर्शिका हैं। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक
प्रत्येक संस्कार व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से तैयार करता है, उसे समुदाय में एकीकृत करता है और जीवन के विभिन्न संक्रमणों को सुचारू रूप से पार करने में सहायता करता है। यह प्राचीन ज्ञान की एक अद्भुत धरोहर है जो आज भी अपनी प्रासंगिकता सिद्ध करती है। हालांकि कुछ प्रथाओं के पर्यावरणीय प्रभाव जैसे आधुनिक संदर्भों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है, जो भविष्य में इन संस्कारों के अनुकूलन की आवश्यकता को दर्शाता है।